हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं फिर इकोनॉमिक्स का वीडियो लेके आप लोग के सामने हाजिर हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्फ्लेशन को रोकने के उपाय। ठीक है, कि किस किस तरह से क्या किया जाए कि इन्फ्लेशन को रोका जा सके। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने वाले कारक यानी किस किस कारण से इन्फ्लेशन बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं कि बढ़ जाए तो रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ाने वाले कारक में पढ़े थे कि मुद्रा के प्रसार को बढ़ा देना यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ा देना। तो एक चीज़ तो वहीं से हमको समझ में आ जाती है कि बढ़ाने के लिए पैसा बढ़ा दिए तो क्या करेंगे, घटाने के लिए पैसा को घटाना होगा। ठीक है, तो पैसा कैसे घटेगा आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या था उसमें कि वस्तु की आपूर्ति को कम कर देना जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाए। तो इसमें क्या होगा, आपूर्ति को बढ़ा देना जिससे इन्फ्लेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो सिंपल इसी दो बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ और भी इसमें पॉइंट होते हैं जो इन्फ्लेशन में ही पढ़े जाते हैं, तो उसको भी हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। तो यहाँ है कि मुद्रा के मात्रा में कमी करके पहला उपाय क्या है इन्फ्लेशन को रोकने की, मुद्रा की मात्रा में कमी करके। ठीक है, तो मुद्रा की मात्रा में कमी करने के लिए हमारे पास दो ऐसे पहिए हैं, दो ऐसे व्हील हैं जिसके आधार पे हम लोग कम कर सकते हैं। एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जो आरबीआई द्वारा डिसाइड किया जाता है, तैयार किया जाता है, और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, जो केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं दो नीतियों के आधार पे कैश फ्लो को मार्केट से कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, एक है नंबर में मौद्रिक उपाय जो आरबीआई द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी के रूप में तैयार किया जाता है, और बी में है राजकोषीय उपाय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था, नेक्स्ट वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, कि मौद्रिक उपाय में आरबीआई क्या करती है, अपने नीतिगत दरों को कम कर देती है। ठीक है, यानी सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को क्या करती है, सबको बैंक रेट को कम कर देती है, जिससे मार्केट में क्या होता है, पैसा बढ़ जाता है। उसका अपोजिट यहाँ पे लिख लेना है, याद कर लेना है, बात को समझ लेना है कि नीतिगत दरों को बढ़ा देने से क्या हो जाता है, मार्केट से पैसा गायब हो जाता है। ठीक है, नीतिगत दरों को बढ़ा देने से क्या होता है, यानी कि नीतिगत दरों में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर को बढ़ा देने से क्या होता है, मार्केट से पैसा गायब हो जाता है। यानी सिंपल सी बात समझिए कि रेपो रेट में हम लोग पढ़े थे कि वह दर जिस पे आरबीआई अपने कमर्शियल बैंकों को उधार देती है। तो अगर आरबीआई जब उधार महंगा देगा तो बैंक भी उधार महंगे देंगे, यानी कि जब आरबीआई द्वारा बैंकों को लोन महंगे दिए जाएंगे तो बैंक भी आरबीआई अपने कस्टमर्स को लोन महंगे देंगे। तो महंगा देने के मतलब क्या हो जाएगा कि बहुत लोग लोन लेना छोड़ देंगे बैंक से, जिससे क्या हो जाएगा, मार्केट में कैश कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है रिवर्स रेपो रेट, जब यहाँ महंगा होगा ये भी महंगा होगा तो इससे क्या होगा, बैंक मार्केट में ना दे के क्या करेंगे, आरबीआई के पास जमा कराना या आरबीआई को लोन देना ही उचित समझेंगे कि मार्केट में क्या है, कैश रिस्क है। ठीक है, क्रेडिट रिस्क है, लेकिन आरबीआई के पास तो क्रेडिट रिस्क है नहीं, जिससे भी क्या हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। दूसरा है बैंक, नेक्स्ट है बैंक रेट को बढ़ा देने से, यानी कि सिंपल वही है कि जब आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है, ठीक है, तो उसी तरह जब वो महंगा देगी तो यहाँ भी महंगा मिलेगा। तो यही चीज़ है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया मौद्रिक उपाय, अब बात करते हैं राजकोषीय उपाय क्या होते हैं, यानी कि टैक्स वगैरह को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सार्वजनिक खर्चे हैं उसको कम कर दिया जाता है, सार्वजनिक व्यय को कम कर दिया जाता है, नए रोजगार के अवसर वगैरह को कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ स्वास्थ्य सेवाएं वगैरह को छोड़ के बहुत सारी योजनाओं में क्या कर दिया जाता है, सरकार द्वारा कटौती किया जाता है। यही होता है आपका राजकोषीय उपाय। अब बात करते हैं कि वस्तु की मात्रा में वृद्धि कैसे होगी, तो उत्पादन बढ़ा के बाबू, उत्पादन बढ़ाकर। दूसरा हम लोग बात करेंगे, उत्पादन बढ़ा देने के बाद जो हड़ताल वगैरह होता है उसको नहीं होने देना, रोकना, नए नए सेटअप से क्या करते हैं, कंपनी लगा के। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तु का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा उसके सब्स्टिट्यूट तैयार कर सकते हैं, यानी कि उसकी जगह पर दूसरा भी यूज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वस्तु के आपूर्ति को बढ़ा सकते हैं और उसके इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये हो गया आपको इन्फ्लेशन को रोकने वाले कारक। अब बात करते हैं, ये अब पहले ये वार्षिक आधार पे होता था, अब मासिक आधार पर इन्फ्लेशन की गणना की जा रही है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन को, ठीक है, महंगाई के नाम से भी जाना जाता है मासिक आधार पे। ठीक है, आप लोग सुनते ही होगा कि पिछले 3 महीने में या पिछले महीने में महंगाई दर इतनी रही, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट इतनी रही, ये सब समझना चाहता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है। इसका अपोजिट होता है डिफ्लेशन। ठीक है, यानी जिसको मुद्रा संकुचन कहा जाता है, यानी कि मार्केट की वह स्थिति जिससे मार्केट से कैश क्या हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है, मार्केट से कैश गायब हो जाए, यानी कि मार्केट में पैसा कम हो, उसको हम लोग डिफ्लेशन कहते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफाइन कैसे किया जाता है कि मार्केट की वह स्थिति जिसमें पैसे का मूल्य बढ़ जाए और वस्तु का मूल्य कम हो जाए। पैसे का मूल्य कब बढ़ेगा भाई, जब मार्केट में पैसा रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, पैसे का मूल्य बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मार्केट की वह स्थिति जिसमें पैसे का मूल्य बढ़ जाए और वस्तु का मूल्य क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, जैसे कि आप लोग मान लेते हैं कि इस मार्कर का दाम 25 रुपया है। ठीक है, अब मार्केट में खरीदने वाले के पास पैसा नहीं है, तो वो 20 में भी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, यानी कि आपको 20 रुपये में 25 रुपये का सामान मिल रहा है, यानी कि आपके पैसे का मूल्य ज़्यादा हो रहा है और वस्तु का मूल्य कम हो रहा है। इसी आधार पे इसको डिफाइन किया जाता है। अब बात करते हैं स्टेजफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ साथ मंदी की स्थिति को हम लोग स्टेजफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशन के साथ साथ मंदी का जो दौर हो जाता है उसको हम लोग स्टेजफ्लेशन कहते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन में यानी कि महंगाई इतनी न बढ़ गई कि लोग एकाएक सामान खरीदना ही छोड़ दिए। ठीक है, एकाएक सामान खरीदना ही छोड़ दिए, जिससे क्या हो गया, मंदी की स्थिति क्रिएट हो जाती है। लोगों के पास पैसा ही नहीं उतना हो पाता है जिससे कि वो खरीद पाएँ, तो उस स्थिति को हम लोग स्टेजफ्लेशन कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, रिफ्लेशन में क्या होता है, नोट वगैरह छपाई करके क्या किया जाता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, यानी कि महंगाई बढ़ भी गया तो हम क्या करेंगे, पैसा बढ़ा देंगे और उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और डिफ्लेशन में क्या होता है, यहाँ सीधे वस्तु की आपूर्ति को वस्तु के दाम को सरकार द्वारा सब्सिडी वगैरह दे के कम कर दिया जाता है, जो हम लोग डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें इसमें क्या किया जाता है, जानबूझ के सोच समझ के क्या किया जाता है, वस्तु के दाम को कम किया जाता है कि हर तबके तक उसकी पहुंच हो पाए, जिसे सरकार सब्सिडी के रूप में प्रदान करती है। ठीक है, और रिफ्लेशन में क्या होता है, यानी कि उस तरह से पैसा उन लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाता है उस तरह हिसाब से, और वो क्रिएट हो जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन 2 टाइप से काउंट किए जाते हैं, मेजर किए जाते हैं। एक होता है WPI के आधार पे, दूसरा होता है CPI के आधार पे, जिसका आधार बस 2004-05 और 2010-11 है। ठीक है, WPI का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी कि थोक मूल्य सूचकांक, और CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कहने का मतलब कि होलसेल में किसी भी वस्तु का किस तरह से रेट बढ़ रहा है और खुदरा में किस तरह से बढ़ रहा है। ठीक है, कंज्यूमर लेवल पे, यानी कस्टमर के अंतिम कस्टमर तक पहुंचने तक किस तरह से बढ़ रहा है और होलसेल में किस तरह से बढ़ रहा है, ये दोनों क्या करते हैं, दोनों के आधार पे इसको क्रिएट किया जाता है, देखा जाता है। तो चलिए, आज इसी के साथ इन्फ्लेशन का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और इकोनॉमिक्स में 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, जिसको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और हंसते मुस्कुराते रहिए। चैनल पे नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।